हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। तो देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके साथ 7 स्टॉक्स डिस्कस किए थे अपने पोर्टफोलियो के, जो मैंने रिसेंटली बाय किए थे। और लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ वो 7 स्टॉक का करंट जो स्टेटस है वो डिस्कस किया था, और उसमें बताया था कि करंटली वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से सारे स्टॉक बढ़िया नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, ये उसी का फॉलोअप वीडियो है जिसमें मैं उन 7 में से एक स्टॉक जो है, जो अपने टारगेट को हिट कर गया, उसको मैं सेल कर दिया है कल के दिन। और वही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उस स्टॉक को मैंने बाय किया था और किस पॉइंट पे मैंने उसको सेल किया, जो कि ऑलरेडी उस स्टॉक के लिए डिसाइडेड था। आई होप ये इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैं एग्जिट लेता हूँ किसी स्टॉक से। और क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि जो भी स्टॉक में मैं एंट्री की वीडियो बनाऊंगा, उसी स्टॉक में एग्जिट की वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो ये उसी प्रॉमिस का दिए वीडियो है। तो ये थी 7 स्टॉक्स की लिस्ट। यहाँ पे HDFC बैंक, सिम्फनी, विप्रो, कैम्स, इंडिया बुल्स, क्लीन और विनती ऑर्गेनिक्स। तो ये 7 स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट थी, जिसमें से इंडिया बुल्स जो है, मैंने यहाँ पे मार्कर ऑलरेडी मार्क किए हुए थे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके। यहाँ पे मार्कर पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इस स्टॉक में, जो कि था अराउंड 102 का पॉइंट। और यहाँ से जो मैंने एग्जिट ली है अभी फ़िलहाल 139 के आसपास मैंने लिए, क्योंकि मेरा गेन है टोटल 36.10% का इन 111 डेज, यानी कि 3.5 महीने में करीब 36% का गेन। अगर आप ईयरली कैलकुलेट करें तो 110% से ज़्यादा का गेन ये बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे स्टॉक इस तरीके का गेन देंगे। कुछ स्टॉक आपके डेफिनेटली बहुत अच्छा गेन देंगे, कुछ थोड़ा मीडियोकर रहेंगे, और एक दो स्टॉक जो है आपका लॉस में भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है वो अच्छे से ग्रो करना चाहिए, एटलीस्ट 20-30% के हिसाब से। तभी मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन पाता है। तो इस स्टॉक को जब मैंने बाय किया था, तो बाइंग के टाइम पे भी ये सपोर्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस किस तरीके से ड्रॉ किया था। देखिए, यहाँ मल्टीपल टाइम्स 91 या 92 के आसपास ये स्टॉक ने जो है बाउंस किया था। इससे पहले भी यहाँ से कर चुका है, और काफ़ी स्ट्रांगली बाउंस किया था। उसी तरीके से ये वाला जो पार्ट था 92 का, ये 92 का जो है थर्ड टाइम यहाँ से स्टॉक बाउंस कर रहा था। बट मेरी नज़र इस स्टॉक में थोड़ा सा लेट पड़ी, तो मैं 92 के आसपास इस स्टॉक को नहीं पकड़ पाया। तब तक ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुका था। ऐसा केसेस आपके साथ भी आएंगे कि आपने कोई सपोर्ट, मेजर सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है, वहाँ से स्टॉक जो है आपका बाउंस कर गया है थोड़ा सा। बट ऐसे केस में क्या होता है, आप उसका अगर पास्ट में जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ से भी स्टॉक बाउंस करके 92 से 104 तक गया, और 104 से वापस से स्टॉक ने रिट्रेस किया अपने सपोर्ट पे। तो यहाँ भी अगर आप सोचोगे तो कंटिन्यू स्टॉक बाउंस कर रहा था, चांसेस थी यहाँ से भी रिट्रेस कर जाता। बट अगर आप उस रिट्रेसमेंट का वेट करने की वजह से स्टॉक को यहाँ बाय ना करते, तो देखिए इस केस में आपका वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। तो ऐसे केस में कि मान के चलिए आपने थोड़ा सा लेट आइडेंटिफाई किया उसका सपोर्ट, और स्टॉक आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है आपके एनालिसिस के बेसिस पे, तो इस केस में आपको ऐसा नहीं है कि आप लास्ट टाइम की तरह उसका वेट करो और वापस से उसको रिट्रेस करने दो, क्योंकि बहुत बार वो रिट्रेस नहीं करेगा और वहीं से एक रैली पकड़ लेगा। तो ऐसे केस में मैं जनरली क्या करता हूँ कि अगर मैंने मान के चलिए किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं उसमें 1 लाख ना डाल के सिर्फ 50,000 उस पॉइंट पे डालूंगा, जिससे कि मेरा ये सिक्योर हो जाता है कि अगर उस स्टॉक ने रैली करी, तो मेरा 50,000 उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मैं प्रॉफिट में रहूंगा ही। और अगर नहीं करी उसने रैली और वापस उसने रिट्रेस किया, तो मैं बाकी का 50,000 उसमें दूसरी एंट्री बना के एंट्री ले लूँगा। तो दोनों ही केसेस में अगर वो वापस से रिट्रेस करता है तो मैं उसको एक लोअर वैल्यू पे और खरीद सकता हूँ, और अगर वो वहीं से भाग जाता है तो मैंने ऑलरेडी जो 50,000 डाल रखे थे उसका मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये स्टॉक तेज़ी से भागा, और जो दूसरा सपोर्ट जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था, अब इसका आप सपोर्ट कहें या रेजिस्टेंस कहें, क्योंकि नीचे वाली लाइन के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर इसके ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो सपोर्ट का करता है। ये मैंने आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में भी बताया था। तो ये स्टॉक अगर आप लॉन्गर रन में देखें, ये वाला जो बीच मिड वाला जो इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, ये इसका था 114 के आसपास, जिसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे इस स्टॉक ने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया था। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन था, 2-3 बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, और अभी मेरे बाय करने के बाद एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे देखिए, यहाँ इस वाले पॉइंट पे भी 114 पे इस एरिया में भी इसने सपोर्ट लिया था। और मेरे बाय करने के बाद वापस से 114 के आसपास इसने कुछ टाइम तक उस सपोर्ट को या उस रेजिस्टेंस को ही जो है ब्रेक नहीं कर पाया स्टॉक, और वहीं पे कंसोलिडेट होता रहा। बट क्योंकि मैंने जब एंट्री बनाई थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं इतने से कहते हैं इतने से मार्जिन के लिए तो एंट्री नहीं बना रहा था। मैंने एंट्री के लिए जो इसका ऊपर का जो मेजर वाला जो रेजिस्टेंस है, उसमें अपना एंट्री एग्जिट बना रखी थी कि यहाँ पे मैं एग्जिट लूँगा मेजर रेजिस्टेंस के पास। इस रेजिस्टेंस पे इसने टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, बट उसके बाद इवेंचुअली ये यहाँ पे पहुँच ही गया। बट यहाँ पे भी ये सीधा नहीं पहुँचा। देखिए, जनरली लोगों को क्या लगता है कि एक स्टॉक सीधा सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये स्टॉक देखिए यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से इसने ये फिर गिर गया। ये पॉइंट था आपका 132 का, और मेरा टारगेट था 130।
138 पे। तो मेरा 100 रुपये का स्टॉक 132 तक पहुंच गया था और 138 मेरा टारगेट था। अब आप देखो, अगर आपका स्टॉक 132 तक पहुंच गया फिर ये वापस से गिर जाए, तो मेजरली लोग ऐसे टाइम पे पैनिक कर जाते हैं कि ये अच्छा खासा स्टॉक टारगेट पे पहुंचने वाला था, अगर यहाँ बेच दिया होता तो अभी जो स्टॉक गिरा है इसका लॉस हमें नहीं झेलना पड़ता। पर इस तरीके से ट्रेडिंग जो है वर्क नहीं करती है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही था कि आपको ये समझ में आए कि आपको ट्रेडिंग के लिए एक सेटअप डेवलप करना ही पड़ता है। सेटअप से मेरा मतलब है कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ एनालिसिस कर रखा है, उसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस बना रखे हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस का पॉइंट है 138 पे और यहीं पे मैं इसको सेल करूँगा, तो आपने उस रेजिस्टेंस का वेट करना है। उस रेजिस्टेंस से पहले स्टॉक में जितने भी फ्लक्चुएशन आते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आपका सेलिंग का ज़ोन आ जाएगा तो आप उस ज़ोन में सेल कर सकते हैं। और हुआ यहाँ पे भी वैसे ही, मैंने यहाँ से वेट किया तो अब देखिए तीसरे से 3 दिन लगे वापस अपने उस पॉइंट पे आने में, इतना फॉल के बाद भी। तो वापस से 138 पे आया, और क्योंकि मैंने यहाँ पे जीटीटी लगा रखा था तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर जो है ट्रिगर हुआ और मेरा स्टॉक यहाँ पे सेल हो गया। और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कैसे मार्क किया था ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ इस पॉइंट से स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया था 2 बार, और यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया था तीसरी बार, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस बनाया था, फिर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे भी 2 बार, और ये थर्ड टाइम मैंने जो है यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है सीखने के लिए कि अगर ये स्टॉक बाय चांस मान के चलते हैं कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस तोड़ के और ऊपर बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है? देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक ट्रेड लिया था इस एंट्री के बेसिस पे 100 रुपीज़ पे और इस एग्जिट के बेसिस पे कि मैं 138 के रेजिस्टेंस पे इसको सेल कर दूंगा। अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपने ट्रेड लिया था तो वो आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया है। अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से नीचे आए मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के बेसिस पे इसके ज़्यादा चांसेस थे इस रेजिस्टेंस से वापस बाउंस बैक करने के, या अगर ये ऊपर भी जाएगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस रेजिस्टेंस पे बहुत टाइम वेस्ट करेगा इसको ब्रेक करने से पहले। तो अपना टाइम यहाँ वेस्ट करवाने के बजाय मैं इस पैसे को उठा के किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में, किसी बेटर स्टॉक में जो अभी अपने ज़्यादा अच्छे सपोर्ट पे हो उसमें लगा सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जिट ले लिए। अब इसके बाद ये नहीं कि मैं इसको देखता रहूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या मैंने सही एग्जिट ली, कहीं ये स्टॉक और तो नहीं भागने वाला था। तो ये चीज़ें जनरली जो है नए जो मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स आते हैं वो ये चीज़ें करते हैं कि वो स्टॉक बेचने के बाद भी उसे देखते हैं कि क्या वो स्टॉक और बढ़ा या नहीं बढ़ा। बट ऐसा इस तरीके से आपको चीज़ें का अप्रोच नहीं रखना चाहिए। आपको सिंपली ये देखना चाहिए कि आपका क्या सेटअप था, क्या उस सेटअप का टारगेट जो आपने दिया था वो पूरा हो गया है या नहीं। अगर टारगेट पूरा हो गया है तो आप उसमें से एग्जिट लो और नए स्टॉक में एक नया सेटअप बिल्ड करके एंट्री लो। तो बहुत सिंपल सा जो है तरीका होता है स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेने का। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली आपको अच्छा लगता है तो इस तरीके से टेक्निकल सेटअप बिठा के आप उसमें एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। बाकी स्टॉक से भी जब मैं एग्जिट लूँगा एक एक करके मैं उनकी भी वीडियो डालूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं कितने दिनों में कितने परसेंट का गेन लिया। इस स्टॉक में ये ईयरली गेन अराउंड 110% से ज़्यादा का था। बट हर स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टॉक आपका इससे बेटर गेन भी दे सकते हैं, जो इसने 3 महीने में किया, कुछ स्टॉक वो 1 महीने में 10 दिन में भी कर देते हैं, और कुछ स्टॉक जो है ये करने के लिए 3-4 साल भी लगा लेते हैं। तो इस वीडियो के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है, किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री लो तो किसी सेटअप के बेसिस पे लो। फंडामेंटल हर स्टॉक के पढ़ो, अगर फंडामेंटल आपको सूट करते हैं, आपको सही लगते हैं उसके फंडामेंटल, तो उस स्टॉक में एंट्री लेने का सोचो। बट एंट्री ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल अच्छे लगे तो आपने किसी भी स्टॉक में एंट्री ले ली। एंट्री आपको लेनी होती है अंडर वैल्यूड स्टॉक में, उसके टेक्निकल्स के बेसिस पे। अगर टेक्निकल आपके सपोर्ट करते हैं, आपके पास एक सेटअप है, टेक्निकल सेटअप की, इस सेटअप के बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगा। जैसे मेरा सेटअप ये है, हो सकता है आपका सेटअप कोई दूसरा हो, तो उस सेटअप को आप कंटिन्यू फॉलो करो, उसके बेसिस पे एंट्री लेनी है तो एंट्री लो। ये नहीं कि वेट करो कि ये वापस से गिरेगा और मैं तब इसमें एंट्री लूँगा। इस तरीके से नहीं, आपको थोड़ा देख के चलना पड़ता है कि अगर मैं इस स्टॉक में, जैसे ही मैंने एंट्री के टाइम पे बताया 100 रुपीज़ में वेट करता है इसके गिरने का, तो मैंने 36% का गेन जो है मिस कर देता है यहाँ पे। तो ऐसे नहीं होता, आपको ये भी देखना पड़ता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर रहे हो, कितने गेन के लिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितना था ये, अगर मैं इसको यहाँ से मिलता तो करीब 10% का और गेन था। तो 10% के गेन के लिए 36% का जो मेरा गेन पोटेंशियल अब यहाँ से भी था, उसको वेस्ट करना एक लॉजिकल डिसीजन मुझे नहीं लगा था, इसलिए मैंने वहीं पे एंट्री ले ली। और वो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि 2 हिस्सों में आप स्प्लिट कर सकते हो अपनी एंट्री को, अगर आपको डाउट रहता है कि वो नीचे दोबारा चला जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़िट भी आपको उसी सेटअप के बेसिस पे लेनी है जिस सेटअप से आपने उसमें एंट्री ली थी। हो सकता है आप एक से ज़्यादा सेटअप्स यूज़ करते हो, एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो, तो जिस स्ट्रेटजी के बेस पे आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली है, उसी स्ट्रेटजी के बेस पे उसी स्टॉक में एग्ज़िट लेनी होती है। ये नहीं है कि वो स्टॉक बस पहुँचने ही वाला है अपने टारगेट पे और आपने इमोशंस में बह के वहाँ से उसमें एग्ज़िट ले लिया, या फिर वो स्टॉक अपने टारगेट में पहुँच गया और फिर भी आपने उसे होल्ड करके रखा इस उम्मीद में कि काफ़ी तेज़ी से स्टॉक, देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3 दिन के अंदर ही 120 से
यानी कि 3 दिन के अंदर इस स्टॉक ने करीब 15% का जो है यहाँ से गेन दे दिया है। अब 15% का गेन इसने 3 दिन में दे दिया है, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो यहाँ सोचते हैं कि स्टॉक बहुत तेज़ी में है, तो इसको मैं थोड़ा कुछ टाइम और होल्ड कर लेता हूँ और ये थोड़ा और आगे निकल जाएगा। तो ट्रेडिंग में ये चीज़ें नहीं करनी होती है, एक सेटअप के बेसिस पे ही काम होता है, उस सेटअप को फॉलो करना होता है और उस सेटअप के हिसाब से जब आपका एग्जिट पॉइंट आ जाए तो उस एग्जिट पॉइंट में सेल कर देना होता है, जैसे इस स्टॉक में हुआ। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सीखने को मिला होगा कि किस बेसिस पे स्टॉक में एंट्री ली गई थी और किस बेसिस पे सेल किया था, और आप इसको किस तरीके से अपने ट्रेड्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था कि अगर कोई सेटअप आपने डेवलप किया है तो सेटअप के बेसिस पे ही रहिए, उस सेटअप से जुड़े रहिए और सेटअप के बेसिस पे एग्जिट लीजिए। उसमें इमोशंस का कोई काम नहीं है कि मैं उसको पहले बेच दूं या बाद में बेच दूं, जो आपने डिसाइड किया है उस डिसीजन पे ही आपको सेल करना है। तो इस स्टॉक से जो सेल करने के बाद कैपिटल मुझे मिला है वो मैंने एक दूसरे स्टॉक में डाला है। वो कौन सा स्टॉक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और कीप लर्निंग। गुड बाय।